नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जाना कि व्यवसाय का क्या अर्थ होता है, यानी कि व्यवसाय कहते किसे हैं, उसको हमने डिटेल में जाना। उसके बाद व्यवसाय के क्या मानक होते हैं, यानी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास होने चाहिए ताकि आप किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑक्यूपेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन सभी बातों को समझा। उसके बाद हमने जाना कि व्यवसाय की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं एज अ पर्सन हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने उस व्यवसाय से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सके। उन सभी मुख्य बातों को हमने समझने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप सभी पॉइंट्स इजीली क्लियर कर पाए होंगे। और इसके बाद आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो ये टॉपिक है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, यानी कि व्यवसाय, इसका एज अ टीचिंग फील्ड में एज अ टीचर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे के क्या रीज़न है, या आयोग ने इस टॉपिक को सुपर टेट के सिलेबस में क्यों रखा है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यानी मेनली व्यवसाय टीचिंग से क्या इसका संबंध है व्यवसाय का, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और इनसे रिलेटेड उस सभी पॉइंट्स कवर करेंगे जहां से सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है शिक्षण व्यवसाय, यानी कि टीचिंग ऑक्यूपेशंस क्या है। तो देखिए, शिक्षण व्यवसाय को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो इस टॉपिक को एज अ टीचिंग फील्ड में एज अ टीचर पढ़ रहे हैं व्यवसाय को लेकर, या व्यावसायिक आचरण एवं नीति, यानी किस प्रकार के व्यावसायिक आचरण, यानी किस प्रकार के व्यावसायिक व्यवहार और नीति हमारी पॉलिसी होनी चाहिए एज अ टीचर, तो इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहला पॉइंट आपका है शिक्षण व्यवसाय। तो शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत जो पहला पॉइंट बताया गया है आपको वो ये है कि शिक्षण अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, अतः इसे समझने के लिए इसके विभिन्न अंगों को समझना जरूरी है। देखिए, शिक्षण अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, यानी कि जो शिक्षण है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस बात को आप जानते हैं। क्योंकि एज अ टीचर, यानी कि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सुपर टेट की तैयारी करने के लिए चाहे आपने अपनी स्टडी साइंस बैकग्राउंड से तैयार की हो, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कोई भी विषय आपका यहाँ पर छूटता नहीं है। यानी कि सुपर टेट के एग्जाम्स में आपके 14 सब्जेक्ट्स, लगभग सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। और इसको पढ़ने के बाद जब आप इस एग्जाम्स को क्लियर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि टीचिंग जो है, यानी कि टीचिंग प्रोसेस एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इस बात को आप बखूबी जानते भी हैं। तो टीचिंग एक जटिल प्रक्रिया है और इसे समझने के लिए, यानी कि इस बात को समझने के लिए आपको विभिन्न अंगों को समझना होगा, यानी कि विभिन्न अंगों को समझना ज़रूरी है। अब कौन कौन से अंग हैं उनको आगे देखेंगे हम। तो इसके विभिन्न अंगों के अंतर्गत स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं और शिक्षक एक प्रबंधक के रूप में किस तरीके से कार्य करते हैं। तो इन बातों के माध्यम से हम इस शिक्षण व्यवसाय को समझने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे उनको आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में किस प्रकार से अपने कार्य को संचालित करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, इसे शिक्षक कर लेंगे। तो शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में, यानी कि किस तरीके से एक शिक्षक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसमें बच्चे जो है बहुत ही आसानी से किसी भी प्रोसेस को ईजिली सीख पाते हैं। तो इसके बारे में अध्ययन करने वाले आपके हैं स्टूडेंट्स, इसका अध्ययन करने वाले I.K. डेविस सर है, यानी कि I.K. डेविस ने इसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया है शिक्षण व्यवसाय के बारे में और उन्होंने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि I.K. डेविस के अनुसार, यानी कि I.K. डेविस ने किस तरीके से शिक्षण व्यवसाय पर बात की है, यानी कि कोई भी शिक्षण ऑक्यूपेशंस, यानी कि जो टीचिंग ऑक्यूपेशंस होते हैं उसके अंतर्गत क्या एज अ टीचर्स का रोल होता है और टीचर कौन कौन सी मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को संपन्न कर पाते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट ए आपका है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण कर शिक्षण की योजना बनाता है। देखिए, जो शिक्षक होता है, यानी कि जो टीचर होता है, वो शिक्षण अधिगम वातावरण, यानी कि शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं, यानी कि इसको तैयार करते हैं और टीचिंग की योजना बनाते हैं, यानी कि शिक्षण करने की प्लानिंग करते हैं। देखिए, कोई भी शिक्षक होगा, जब भी वो किसी कक्षा में प्रवेश करेंगे या जब भी वो किसी कक्षा में जाएंगे तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण करने के लिए वो पहले से ही अपने लेसन प्लान तैयार करके आएंगे। मान लीजिए कि आप एज अ अध्यापक है और कल आप अपनी कक्षा में
किसी टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं तो उस टॉपिक को आपको आज ही तैयार करना होगा और उसमें कौन कौन सी मुख्य बातों को विशेष रूप से ऐड करना है, ये सभी प्लानिंग आपको पहले से करनी होगी। आप पहले से प्रिपेयर करेंगे, पहले से तैयार करेंगे, अपनी योजना बनाएंगे और उसके बाद ही आप किसी कक्षा में जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण तो आप पहले से ही करके चल रहे हैं और जब आप इस तरीके से करके अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आप शिक्षण अधिगम वातावरण का सही ढंग से निर्माण कर पाते हैं और जो वो क्लास आप तैयार करते हैं उसके माध्यम से जब आप टीचिंग करते हैं एक प्लानिंग के तहत, तो वो सभी कॉन्सेप्ट, सभी टॉपिक्स 1 बाय 1 बच्चों को क्लियर हो पाते हैं। ये सभी चीज़ें आपने अपने बीएड या फिर डीएलएड के प्रशिक्षण के दौरान किए होंगे कि आप लेसन प्लान किस तरीके से तैयार करते हैं। तो एज अ टीचर आपको बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है और इसी के लिए ही आप प्रशिक्षण लेते हैं 2 साल के और उसके बाद आप एक अध्यापक बनते हैं। तो देखिए, टीचिंग इसीलिए बताया गया है कि टीचिंग एक जटिल प्रक्रिया, यानी कि इसको आप बिल्कुल भी आसान ना समझें, क्योंकि बच्चे को समझाना आपका लास्ट मोटो है। किसी भी तरीके से बच्चा समझ जाए, चाहे उसको देसी लैंग्वेज में बताए या अपने आसपास के वातावरण से रिलेट करते हुए बताए, किसी भी तरीके से बच्चे को अंडरस्टैंडिंग कराना एक अध्यापक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना अदरवाइज़ आप समझ सकते हैं कि किताबें आपके टीचर्स के पास भी होते हैं और बच्चों के पास भी होते हैं और बच्चे उससे भी पढ़ सकते हैं, बट यदि बच्चे उस किताब से पढ़कर ही अपने आप को तैयार कर पाते तो फिर इतने सारे प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं थी, ना ही आयोग को इतने बड़े लेवल पर एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत थी, ना ही 14 सब्जेक्ट्स इनको पढ़वाने थे और ना ही आपको इस तरीके से मेहनत करके प्रशिक्षण लेने के बाद भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसके पीछे के कारण यही है स्टूडेंट्स कि इन सभी बातों को आप समझें और एक बेहतरीन शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण कर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को संपन्न करें और उसमें जो भी बच्चे आपसे शिक्षण ले रहे हैं वो किसी भी चीज़ को बड़े ही आसानी से समझ पाए। यानी कि आसानी से समझाने का कार्य ही टीचर्स का होता है और इसके लिए उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कंडीशंस से जूझना पड़ता है और उस बच्चे को समझाना पड़ता है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आई के डेविस के अनुसार जो वो बताना चाह रहे हैं उस बात को भी समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आई के डेविस के अनुसार क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि शिक्षण अधिगम साधनों की व्यवस्था करता है और उनको क्रियान्वित करता है। देखिए, जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षण अधिगम साधनों की व्यवस्था करता है, यानी कहने का मतलब एज अ टीचर आप क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम साधन यानी कि किस तरीके से आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी बनाएं, उसके लिए कौन कौन से साधन यानी कि कौन कौन से उदाहरण या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको प्रस्तुत करने चाहिए जिससे आप बच्चे को समझाने में आपको आसानी हो, आप इजी वे में बच्चों को समझा पाए और अपने मैसेज को बच्चों तक पहुंचा पाए। इसके लिए जो भी आपको व्यवस्थाएं करनी होती है वो सभी एक अध्यापक करते हैं और इस तरीके से वो क्रियान्वित करते हैं, यानी कि इस तरीके से क्रियाओं को संचालित करते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से बच्चों को उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करके समझा पाए। ये कार्य जो होते हैं ये अध्यापक के होते हैं। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, जो टीचर होते हैं यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेट करता है। देखिए, ये शिक्षक का मेन रोल होता है कि आपको बच्चे को बीच बीच में मोटिवेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चे क्या होते हैं कि अगर आप उन्हें थोड़े टाइम के लिए ही उनसे दूर हो जाएंगे या आप टॉपिक से कनेक्शन हटा लेंगे तो बच्चे जो है अपना जो माइंड है वो किसी दूसरी तरफ लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक का ये रोल भी होता है कि अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किसी कक्षा में कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपको अदर से चीज़ें भी बताने होते हैं ताकि उसके माध्यम से बच्चा मोटिवेटेड रहे और आपकी बातों को ध्यान से सुने। तो इसके लिए शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित भी करता है और ये रोल भी एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपनी कक्षा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सफल बना सकते हैं। ये कथन, ऐसा मानना है आई के डेविस जी के अनुसार। आशा करता हूं कि आप बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यानी शिक्षक उन सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है जिनसे शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, और यदि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा आती है तो वह कोशिश करता है कि वह उस बाधा को खत्म
तो वह कोशिश करता है कि वह उस बाधा को खत्म किया जा सके। यानी कि कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स ये है कि जो शिक्षक है यानी कि जो टीचर्स का रोल होता है उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि उन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है जिनसे शिक्षण की उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, यानी कि जिनसे जो उद्देश्य उन्होंने सेट किए हैं कि इस टॉपिक को बच्चे को अंत तक क्लियर हो जाने चाहिए, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए वो कक्षा को इस तरीके से, उस क्रिया को इस तरीके से नियंत्रित करते हैं ताकि वो इजीली बच्चे उस पॉइंट्स को, उस टॉपिक को इजीली समझ पाए। यानी कि किसी भी तरीके से शिक्षक का रोल होता है कि जो उद्देश्य आपने बनाए हैं कि ये टॉपिक, ये मैसेज बच्चों तक पहुंचने चाहिए, तो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए आपको जो भी क्रियाएं नियंत्रित करने होते हैं वो सभी क्रियाओं को आप नियंत्रित करते हैं एज अ टीचर। और यदि आपको लगता है कि आपके उद्देश्य में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है तो आप कोशिश करते हैं कि उस बाधा को किसी भी तरीके से ख़त्म किया जा सके और अपने उद्देश्य की प्राप्ति किया जा सके। तो इस तरीके से टीचर्स का ये रोल होता है आई के डेविस के अनुसार, जो आई के डेविस समझाना चाह रहे थे कि एक टीचर्स का क्या रोल होता है और किस तरीके से शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चे इजी वे में चीज़ों को सीखते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। चलिए, आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी समझ पा रहे हैं जो आई के डेविस साहब ने आपको बताए हैं शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, इस प्रकार शिक्षक कई भूमिका निभाता है। देखिए इस प्रकार यानी कि आई के डेविस का मानना है कि जो शिक्षक है वो कई प्रकार की भूमिकाओं को निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्रशासक के रूप में, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, एक प्रशासक के रूप में, यानी कि टीचर्स एक प्रशासक के रूप में जो है अपनी भूमिका को निभाते हैं, अपने रोल्स को निभाते हैं ताकि किसी भी तरीके से कक्षा को नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके और बच्चे को इजी वे में समझाया जा सके। तो इसके लिए वो एक व्यवस्थापक के रूप में भी कार्य करते हैं। एक निर्देशक के रूप में मतलब एक ऑर्डर देना, यानी कि निर्देश देना कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से समझना है, इस तरीके से आपको चुपचाप बैठकर टीचर्स की बातों को सुनना है, समझना है। देखिए किसी भी विद्यालय में आप समझ सकते हैं एक अध्यापक तो नहीं होते, बहुत सारे अध्यापक होते हैं और हर एक अध्यापक दूसरे अध्यापक की हेल्प करते हैं कि किसी भी तरीके से कक्षा को नियंत्रित किया जा सके और जो टॉपिक्स, जो मैसेज हम बच्चों को देना चाहते हैं वो बच्चों तक ईजी वे में पहुँच पाए और बच्चे किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो और चीज़ों को वो समझ पाए। तो इसके लिए जो भी आपको निर्देश देने होते हैं वो भी आप देते हैं, क्योंकि ये भी शिक्षक का रोल होता है। एक परामर्शदाता के रूप में, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो एक परामर्शदाता यानी कंसल्टेंट के रूप में किस तरीके से बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं और उनको परामर्श देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से भी शिक्षक कई तरीके से आपके साथ रोल प्ले करते हैं और ये सभी भूमिकाएं एक अध्यापक में होने चाहिए। एक नियंत्रणकर्ता के रूप में, यानी कि एक नियंत्रणकर्ता के रूप में, यानी कि किस तरीके से किसी भी माहौल को कैसे नियंत्रण किया जा सके, किसी भी कक्षा को कैसे नियंत्रित किया जा सके, यानी कि इस रूप में भी अध्यापक आपके साथ कार्य करते हैं और नियंत्रणकर्ता के रूप में भी वो कक्षा को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, यानी कि एक नेतृत्वकर्ता यानी कि एक लीडरशिप के रूप में, यानी कि आपके कक्षा में जो अध्यापक होते हैं वो आगे से लीड करते हैं और आपको पीछे पीछे चलना होता है। तो इस तरीके से भी वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक प्रशासक के रूप में किस तरीके से, मतलब ये सभी जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स ये इसीलिए करते हैं शिक्षक ताकि आप सभी बातों को इजी वे में समझ पाए और आप तक वो मैसेज इजी वे में पहुंच पाए और आप चीज़ों को आसानी से सीख पाए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो ये सभी प्रोसेस एक अध्यापक के रूप में आपको करने होते हैं, यानी कि एक प्रशासक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में, एक नियंत्रणकर्ता के रूप में और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, यानी कि एक लीडर के रूप में भी आप फ्रंट से बच्चों को लीड करते हैं और उन्हें आगे लेकर जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से टीचर्स के रोल होते हैं जो आई के डेविस साहब मानते हैं, यानी कि आई के डेविस साहब के अनुसार जो शिक्षक होते हैं वो किस तरीके से व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, किस तरीके से व्यवस्था को प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चे आसानी से
बैठकर चीज़ों को सीख पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो ये सभी रोल एक टीचर्स का होता है। सिर्फ टीचर्स का ये रोल नहीं होता कि आप गए कक्षा में और टॉपिक को पढ़ाने लग गए, यहाँ से कुछ बच्चे आपको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और कुछ बच्चे पीछे से गायब हैं। तो इस तरीके से आपको शिक्षक नहीं बनना, इस तरीके से आपको शिक्षण नहीं करना है। आप जब एज अ टीचर शिक्षण करेंगे तो आपको सभी बातों को ध्यान रखना होगा और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सभी बच्चे आपको सुन रहे हैं, कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए जो भी गतिविधियां हैं, जो भी व्यवस्थाएं आपको करनी हैं, वो सभी आपको एज अ टीचर्स करना होगा। इसीलिए बताया गया है कि जो शिक्षण है वो एक जटिल प्रक्रिया है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आई.के. डेविस सर के अनुसार भी आप सभी पॉइंटों को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स कि प्रबंधक के रूप में शिक्षक के कार्यों के सोपान। यानी कि आपने ये तो जान लिया कि शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रबंधक के रूप में शिक्षक किस तरीके से कार्य को करते हैं। यानी कि प्रबंधक का मतलब मैनेजमेंट के तौर पर एक शिक्षक किस प्रकार के रोल को प्ले करते हैं, किस तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे चीज़ों को आसान वे में सीख पाए या सीख सके। तो इसके अंतर्गत प्रबंधक के रूप में शिक्षक के कार्य के सोपान के अंतर्गत आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये यानी 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है नियोजन संबंधी कार्य। यानी कि नियोजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए, यानी कि किसी भी कार्य को, किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप जो भी क्रियाएं संचालित करते हैं, संपन्न करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नियोजन। तो प्रबंधक के रूप में जो शिक्षक के कार्य हैं वो है नियोजन संबंधी कार्य। यानी कि किस तरीके से आपको कक्षा को नियोजित करना होता है, विद्यालय को नियोजित करना होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य। यानी कि संगठन किस तरीके से आपको तैयार करने होते हैं या व्यवस्था संबंधी कार्य को किस तरीके से आपको संपन्न करने होते हैं। इन बातों को भी हम इन पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे या जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मार्गदर्शन संबंधी कार्य। यानी कि किस तरीके से एक अध्यापक के रूप में आपको मार्गदर्शन देना होता है अपने बच्चों को। तो इनसे रिलेटेड जो भी कार्य हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आता है आपका नियंत्रण संबंधी कार्य है। यानी कि किसी भी तरीके से एक अध्यापक किस तरीके से अपनी कक्षा को कंट्रोल करे या किसी भी कार्य को कंट्रोल करे। तो नियंत्रण संबंधी कार्य को भी हम इस पॉइंट के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रबंधक के रूप में जो शिक्षक के कार्य के सोपान होते हैं स्टूडेंट्स, ये 4 प्रकार से होते हैं। एक नियोजन संबंधी कार्य, दूसरा संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य, तीसरा मार्गदर्शन संबंधी कार्य, चौथा नियंत्रण संबंधी कार्य। तो इन सभी पॉइंटों को हम डिटेल में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे और उसके बाद आप शिक्षण व्यवसाय को इजी वे में समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल में कि नियोजन संबंधी कार्य होते क्या हैं या हम किसको नियोजन संबंधी कार्य कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है आपका स्टूडेंट्स नियोजन संबंधी कार्य। तो देखिए नियोजन संबंधी कार्य किसको कहते हैं। तो आई.के. डेविस के अनुसार, यानी कि आई.के. डेविस सर ने जो है नियोजन संबंधी कार्य को भी परिभाषित किया है। तो उनको समझते हैं। तो आई.के. डेविस जी का मानना है कि नियोजन के अंतर्गत वे क्रियाएं शामिल होती हैं जिन्हें शिक्षक सीखने के उद्देश्यों की स्थापना के लिए संपन्न करता है। यानी कि नियोजन के अंतर्गत जो नियोजन प्रोसेस है, इसके अंतर्गत वे क्रियाएं शामिल होती है, यानी कि वे सभी प्रोसेस शामिल होती हैं जिन्हें शिक्षक सीखने के उद्देश्य, यानी कि जिन्हें शिक्षक सीखने के उद्देश्य की स्थापना के लिए संपन्न करते हैं। देखिए एक अध्यापक का मेन जो मोटो होता है वो ये होता है कि वो किसी भी टॉपिक को बच्चे को सिखा दे। यानी सिखाने का जो प्रोसेस है, सिखाने का जो कार्य है, ये टीचर्स का है। और सिखाने के लिए शिक्षक को जो भी चीज़ें करने पड़ते हैं वो सभी चीज़ें वो करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चे जो है इस पॉइंट को या इस टॉपिक को ईजी वे में सीख पाए। तो जो भी एज अ टीचर सीखने के उद्देश्य की स्थापना के लिए या सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो जो भी क्रियाएं करते हैं उस प्रोसेस के दौरान उन सभी क्रियाओं को जब वो संपन्न कर लेते हैं तो उसी को ही हम नियोजन कहते हैं। यानी नियोजन के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिन्हें शिक्षक सीखने के उद्देश्य की स्थापना के लिए संपन्न करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नियोजन कहते हैं, ऐसा मानना है आई.के. डेविस के अनुसार। स्टूडेंट्स ये पॉइंट सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे
जाएंगे कि नियोजन के अंतर्गत वे क्रियाएं शामिल होती हैं जिन्हें शिक्षक सीखने के उद्देश्य की स्थापना के लिए संपन्न करता है। ये कथन किसका है? तो अगर आपके सामने आई.के. डेविस सर दिख जाए तो आप आई.के. डेविस सर के साथ जाएंगे, क्योंकि नियोजन से रिलेटेड या शिक्षण व्यवसाय से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आई.के. डेविस सर ने ही की है। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट भी समझना होगा और आशा करता हूँ कि इस पॉइंट के माध्यम से आप नियोजन को भी समझ पाए होंगे कि नियोजन कहते किसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियोजन के अंतर्गत शिक्षक की क्रियाएं कौन कौन सी है। तो नियोजन के अंतर्गत जो शिक्षक की क्रियाएं हैं, यानी कि शिक्षक कौन कौन सी क्रियाएं नियोजन के अंतर्गत करते हैं, तो इनको भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है स्टूडेंट्स प्रणाली विश्लेषण, यानी कि सिस्टम एनालिसिस। तो सिस्टम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं? देखिए यहाँ पर जो एक अध्यापक यानी शिक्षक है, एक प्रबंधक के रूप में यानी मैनेजमेंट के रूप में। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल है या हेड टीचर है। तो अगर आप एक हेड टीचर या प्रिंसिपल है तो आप अपने विद्यालय में जो भी गतिविधियां, जितने भी टीचर आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उन सभी को आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। किस टीचर से कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, किस तरीके से पढ़ाने हैं, ताकि बच्चों का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए आपको सिस्टम का एनालिसिस करना होता है। कौन से अध्यापक किस सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, कितने समय तक पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, विद्यालय में किस शिक्षक की कमी है, उस सब्जेक्ट्स को किसके द्वारा पढ़वाया जा सकता है, या नए टीचरों की नियुक्ति किस प्रकार से करनी है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होता है, यानी कि आपको सिस्टम का एनालिसिस करना होता है डे टू डे। तो इसीलिए बताया गया है कि नियोजन के अंतर्गत जो शिक्षक की क्रियाएँ हैं, इसमें पहला आता है आपका प्रणाली विश्लेषण, यानी कि सिस्टम का एनालिसिस करना। दूसरा होता है कार्य विश्लेषण, यानी कि कार्यों का विश्लेषण करना, यानी टास्क एनालिसिस। मतलब जो भी टास्क आप अध्यापकों को देते हैं, क्या वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस बात की जानकारी लेना भी आपका ही रोल होता है। तो इस तरीके से आपको टास्क एनालिसिस करना भी पड़ता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पूर्व योग्यताओं का बोध करना, यानी एज अ टीचर आपके पास जो पूर्व योग्यताएं हैं वो कितनी हैं या कितनी नहीं है, इस बात की जानकारी लेना भी आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई टीचर्स की कमी है और आप नए अध्यापक की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो उस नए अध्यापक की आप क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उनकी पूर्व योग्यताओं की जांच करते हैं कि इन्होंने पहले इससे पहले कहीं पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, कितने साल का इनको एक्सपीरियंस है, वो सभी चीज़ें आप डिटेल में देखते हैं। तो ये सभी कार्य प्रबंधक के रूप में शिक्षक का होता है, यानी कि आपके विद्यालय में जो मैनेजमेंट भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक टीचर रह चुके हैं या टीचिंग करते होंगे, तभी वो इस कार्य को सही ढंग से संपन्न कर पाएंगे। तो पूर्व योग्यताओं का बोध करना भी आपको ज़रूरी है यदि आप किसी भी कार्य को सही ढंग से संचालित करके उसे संपन्न करना चाहते हैं, यानी कि नियोजित करना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्ति का विशिष्टीकरण करना। देखिए ज्ञान कौशल, आप एज अ टीचर जब किसी नए अध्यापक की नियुक्ति करते हैं तो उनकी ज्ञान कौशल, यानी कि उनके पास जो नॉलेज स्किल है, कितनी नॉलेज उनको अपने विषय पर है, वो कितने कॉन्फिडेंस है अपने विषय को लेकर, इस बात की जानकारी। अभिवृत्ति, आप उनके दृष्टिकोणों का विशिष्टीकरण करते हैं, यानी कि जानकारी लेते हैं कि इनको अपने सब्जेक्ट्स पर कितना कमांड है, सब्जेक्ट्स पर इनके पास कितना नॉलेज है और इनका मानसिक सेटअप क्या है, इनका दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकृति के इंसान हैं, किस प्रकार के विचार ये रखते हैं, इन सभी बातों की विशिष्ट जानकारी आप लेते हैं, तभी आप एक अध्यापक को नियुक्त करते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि आवश्यकताओं को पहचानना, यानी कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं और इनकी क्या आवश्यकताएं हैं, इन सभी बातों को आप समझते हैं, तभी आप एक अध्यापक की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स उद्देश्यों की व्याख्या करना। देखिए आपके विद्यालय में किसी भी विषय के अध्यापक की अगर कमी है, किसी भी विषय के अध्यापक की अगर आपको आवश्यकता है, तो आप उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपने उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं कि आपको किस प्रकार के टीचर चाहिए, कितने डेडिकेशन के साथ अपने कार्य को संपन्न करें, किस लगन से आपको कार्य करना है, किस तरीके से आपको कार्य करवाना है, आप क्या चाहते हैं, आप अपने उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं, उनके सामने रखते हैं और यदि वो उन सभी टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं, आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, तभी आप एक अध्यापक को नियुक्त करते हैं। तो ये सभी प्रोसेस जो है वो एक मैनेजमेंट का होता है, यानी किसी भी विद्यालय में आप जाएंगे तो उस विद्यालय में जो टीचर्स के इंटरव्यू होते हैं वो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के जो कैंडिडेट्स होते हैं
वो सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं कि किस टीचर में किस प्रकार की एबिलिटी है और उनको किस प्रकार के अध्यापक की आवश्यकता है। तो इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि आप भी एज अ टीचर कभी आप मैनेजमेंट यानी प्रबंधक भी बन सकते हैं या अपने विद्यालय में हेड टीचर्स भी बन सकते हैं। तो आपको किस तरीके से अध्यापक चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए आयोग ने आपको इस सभी पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप चीज़ों को पढ़ें, समझें और अपने व्यवहार में परिवर्तन अवश्य करें। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसके अंतर्गत बनता है कि मूल्यांकन के लिए मानदंड तथा परीक्षा का नियोजन करना, यानी कि मूल्यांकन इवैल्यूएशंस के लिए क्या मानदंड है, यानी कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या मानक है, इस बात की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और परीक्षा का नियोजन किस प्रकार से करना है ये भी एक अध्यापक के रूप में आपको पता होने चाहिए। ये सभी पॉइंट जब आपको पता होंगे तब आप मैनेजमेंट को भी समझेंगे, अपने हेड टीचर या प्रिंसिपल को भी समझेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को भी समझेंगे और आप बेहतर ढंग से अपने व्यवहार को संचालित कर पाएंगे अपने बच्चों के सामने, और आपसे जो बच्चे सीखेंगे वो आगे चलकर अपना डेवलपमेंट सही ढंग से कर पाएंगे। तो ये सभी पॉइंट्स आपके नियोजन संबंधी कार्य के अंतर्गत बनते हैं जो एक शिक्षक को पता होने चाहिए। IK डेविस सर का मानना ये था कि एक शिक्षक को इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बेसिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और IK डेविस सर के माइंडसेट को भी समझ पाए होंगे कि एक अध्यापक में किस प्रकार के रोल होने चाहिए, किस तरीके से वो अपने कार्य को संपन्न करे, नियोजित करे। तो नियोजन संबंधी कार्य को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य, यानी कि संगठन, यानी कि किस तरीके से आपको संगठन तैयार करने हैं या फिर व्यवस्था तैयार करने हैं। तो इनसे संबंधित जो कार्य होते हैं, यानी कि संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य क्या होते हैं। तो देखिए संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य के अंतर्गत जो पॉइंट बनता है आपका वो ये है कि शिक्षक अधिगम स्रोतों की व्यवस्था करता है। देखिए जो शिक्षक होते हैं, यानी कि देखिए किसी भी कार्य को जब आप संचालित करते हैं या आप अपने विद्यालय में अगर एक मैनेजमेंट है तो आपको पता है कि एक शिक्षक या दो शिक्षक के माध्यम से आप कार्य को संचालित नहीं कर सकते। एक विद्यालय को संचालित करने के लिए बहुत सारे अध्यापकों की आवश्यकता होती है और उनके साथ साथ और भी कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जो हर तरीके के कार्य को इजी वे में मैनेज कर पाए, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो और वो बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को सीख जाए। तो इसके लिए संगठन बनाना भी ज़रूरी है, यानी व्यवस्था संबंधी कार्य भी आपको करने होते हैं। तो संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपका आता है कि शिक्षक अधिगम स्रोतों की व्यवस्था करता है। जो शिक्षक होते हैं वो अधिगम स्रोतों की, यानी कि अधिगम सोर्सेस यानी लर्निंग सोर्सेस की व्यवस्था करता है। देखिए ये बात आप पहले से भी जानते हैं कि टीचर्स का क्या रोल है, यानी किस तरीके से वो सीखने को ईजी बना दे ताकि बच्चे को वो चीज़ें आसान लगे, यानी कि बच्चे को ज़्यादा सोचना ना पड़े, वो आसान भाषा में आसान शब्दों के माध्यम से चीज़ों को समझ जाए। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं आपको करने हैं उनको सिखाने के लिए वो सभी चीज़ें आपको करने होंगे एक टीचर्स के रूप में। तो शिक्षक अधिगम स्रोतों की व्यवस्था करता है, यानी कि इनका कार्य होता है कि किसी भी तरीके से जो है अधिगम के जो सोर्सेस है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को सीख सकते हैं उन सभी स्रोतों की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि शिक्षण का क्रियान्वयन करना, यानी कि शिक्षण का क्रियान्वयन किस तरीके से आप करते हैं, यानी किस तरीके से शिक्षण प्रोसेस को संचालित करते हैं ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख पाएँ। ये सभी चीज़ें आपको संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य के अंतर्गत करने होते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स आपका है IK डेविस सर के अनुसार, यानी कि IK डेविस सर ने संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्यों के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिए हैं या उनके हिसाब से संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य क्या होते हैं, इनको समझते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स बताया गया स्टूडेंट्स वो ये है कि व्यवस्था शिक्षक का वह कार्य है जिसमें वह सीखने के साधनों को व्यवस्थित करता है, यानी कि जो व्यवस्था है वो शिक्षक का वो कार्य है जिसमें वह सीखने के साधनों, यानी कि सीखने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, जो जो साधन चाहिए सीखने को आसान बनाने के लिए, उसको व्यवस्थित करना ही व्यवस्था कहलाता है। यानी कि ये शिक्षक का परम कर्तव्य है कि सीखने के लिए जो भी साधनों की व्यवस्था करनी है वो शिक्षक करे, इसी को ही शिक्षक का
व्यवस्था कहते हैं, यानी कि इसी को ही हम व्यवस्था संबंधी कार्य कहते हैं, जिसमें सीखने के उद्देश्य को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सके। और ये व्यवस्थाएं शिक्षक इसीलिए करते हैं ताकि जो सीखने के उद्देश्य है, यानी कि सीखने के जो उद्देश्य है उसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, यानी कि बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में चीज़ों को सीख पाए। यानी कहने का मतलब एक पॉइंट को, एक मैसेज को बच्चे को सिखाने के लिए शिक्षक को ये सभी गतिविधियों को ध्यान रखना पड़ता है, और उस पॉइंट को समझाने के लिए, उस पॉइंट को सिखाने के लिए जिस भी हद तक टीचर्स को जाना पड़े, जिस भी सोर्सेस का उपयोग करना पड़े, जिस भी उदाहरण का प्रयोग करना पड़े, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीख पाए, वो सभी चीज़ें टीचर्स को व्यवस्थित करने होते हैं अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो ये कथन, ये जो मानना है, ये आई.के. डेविस सर के अनुसार है। आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य को भी ईजी वे में समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स मार्गदर्शन संबंधी कार्य, यानी कि मार्गदर्शन संबंधी कार्य क्या होते हैं, यानी कि किस तरीके से आपको बच्चों को मार्ग दिखाना होता है, यानी कि मार्गों का दर्शन करवाना होता है। तो इस पॉइंट को भी समझेंगे हम आई.के. डेविस सर के अनुसार। तो मार्गदर्शन संबंधी कार्य जो है आई.के. डेविस के अनुसार क्या है, तो इन्होंने जो मार्गदर्शन संबंधी कार्य बताए वो ये है कि मार्गदर्शन शिक्षक का वह कार्य है जिसमें वह अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित, प्रोत्साहित और उत्तेजित करता है, जिसमें सीखने के उद्देश्य को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। देखिए मार्गदर्शन, यानी कि मार्गदर्शन का मतलब होता है कि रास्ता दिखाना, यानी कि रास्ता एक शिक्षक कैसे दिखाता है या मार्गदर्शन शिक्षक का कार्य कैसे होता है। तो मार्गदर्शन शिक्षक का वह कार्य है जिसमें वह अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेटेड करता है, प्रोत्साहित करता है, यानी कि आगे की ओर अग्रसर करने की कोशिश करते हैं, उत्तेजित करते हैं। यानी कि एक टीचर्स का क्या रोल होता है, तो देखिए यहाँ पर वो बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उस कार्य को आगे दोहराने के लिए, उत्तेजित करते हैं कि आप किस तरीके से उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो ये सभी गतिविधियाँ एक शिक्षक को करना होता है जिससे सीखने के उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मानना ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका तैयार होना ज़रूरी है। और ये टॉपिक आपके सीडीपी सेक्शन में आता है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या सीखने के लिए वातावरण का सृजन करना। तो ये जो आपके सुपर डेट के सिलेबस सीडीपी वाला जो सेक्शन है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि सीखने के लिए आपको वातावरण का सृजन किस तरीके से करना है, और सीखने संबंधी जो सिद्धांत दिए हैं वो किस किस साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं और क्या क्या सिद्धांत हैं उनके, उनको सभी को मैंने डिटेल में आपको बताया है। 1 बाय 1 पॉइंट आपको बताया जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं जो है आपका सीखना, यानी कि अधिगम। तो सीखने के लिए आपने जो थॉर्नडाइक के नियम पढ़े उसमें उनके प्राथमिक नियम होते हैं जो 3 होते हैं। उसमें जो पहला नियम आता है वो आता है तैयारी का नियम। तो किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी बिंदु को यदि आप सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है आपको तैयार होना। अगर आप नहीं तैयार होंगे तो आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। यहाँ तक कि अगर आप इस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं और अगर आप ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि ये थोड़ा सा मैं देख लूँ इस पॉइंट को, इसके नोट्स जो है मैं बाद में बनाऊँगा या बनाऊँगी, तो यदि आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ इसको देख रहे हैं तो आपकी जो कॉन्शियस माइंड है वो इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो लाइट वे में लेंगे और अपनी स्मरण शक्ति में ध्यान नहीं रखेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, और ये चीज़ें आप सिर्फ ऊपर ऊपर से जानेंगे। और यदि आप इसके प्रॉपर नोट्स अभी बना के पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें, इसके ज़्यादातर चीज़ें आप जो है आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और इसको बाद में आप एक बार सिर्फ देखेंगे अपनी नोटबुक खोलकर तो आपको सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी कार्य को जब करते हैं तो आप कितने तैयार हैं। यदि आप 100% तैयारी के साथ बैठे हैं तो उसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप 90% चीज़ें आपको ध्यान रहेंगे, और यदि आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं, आधे अधूरे मन से बैठे हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको भी पता है कि जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपनी कक्षा में करेंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे, अलग अलग माइंडसेट के साथ होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो टॉपर होंगे, जो हर पेपर में 90% मार्क्स गेन करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 30% मार्क्स गेन करने में भी जिनको दिक्कत होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? शिक्षक तो आप सेम ही हैं, आप बराबर सबको समझ रहे हैं और एक ही समय पर आप सबको टॉपिक के
एक ही समय में आप टॉपिक को समझा रहे हैं, एक ही कक्षा में सभी को एक साथ लेकर आप उस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो कम चीज़ें सीख रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो सीखने के लिए तैयार पूर्ण रूप से नहीं है। जो पूर्ण रूप से तैयार है वो आपकी हर एक बात को समझ रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं और सीख भी रहे हैं, और जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है वो आपकी हर बात को नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही वो सीख पा रहे हैं। तो इसके लिए शिक्षक का रोल होता है कि विद्यार्थियों को बीच बीच में अभिप्रेरित करना, मोटिवेटेड करना, प्रोत्साहित करना और उत्तेजित करना। यदि आप इस तरीके से बच्चों को मोटिवेटेड करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, तो उनके जो सीखने के उद्देश्य हैं वो सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ों को सरलतापूर्वक ईजी वे में सीख सकते हैं। और ये सभी कार्य एक टीचर्स का होता है और इसके लिए टीचर्स को मार्गदर्शन देने होते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर प्रोत्साहन को जागृत करना होता है, उत्तेजना को जागृत करना होता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को बताना होता है ताकि बच्चे खुद से ही मोटिवेटेड हो जाए और उनका माइंडसेट, उनका दृष्टिकोण चेंज हो जाए, सीखने के प्रति आकर्षित हो जाए। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, नियंत्रण संबंधी कार्य, यानी कि नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल संबंधी कार्य यानी कि किसी भी कक्षा को या किसी भी गतिविधि को आप कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, इस बात की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत नियंत्रण संबंधी कार्य के अंतर्गत आई के डेविस सर का मानना है, यानी आई के डेविस के अनुसार जो नियंत्रण संबंधी कार्य होते हैं वो ये होते हैं कि शिक्षण में नियंत्रण शिक्षक का वह कार्य है जिसमें वह यह निर्धारित करता है कि उसकी योजनाएं प्रभावपूर्ण रूप से लागू की जा रही है या नहीं। यानी कि शिक्षण में देखिए, टीचिंग में नियंत्रण शिक्षक का वो कार्य है जिसमें वह निर्धारित करता है कि उसकी योजना यानी कि उसकी जो प्लानिंग है वो प्रभावपूर्ण रूप से लागू की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। इस बात की जानकारी उसको होना आवश्यक है। यानी कि शिक्षण में नियंत्रण का ये कार्य है, यानी कंट्रोल का ये कार्य है कि वो ये निर्धारित करे कि उनकी जो योजनाएं हैं वो प्रभावपूर्ण रूप से लागू की जा रही है, यानी कि उनकी जो प्लानिंग है वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। व्यवस्था शक्तिशाली तथा मार्गदर्शन सही दिशा में है और सब कार्य निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने में कहाँ तक सफल है, इस बात की जानकारी लेना ज़रूरी है। यानी कि एक शिक्षक का क्या रोल होता है कि शिक्षक कंट्रोल कैसे करते हैं। तो देखिए, शिक्षक नियंत्रण कार्य को इस तरीके से संचालित करते हैं या इस तरीके से वो नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और वो जांच करते हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं वो प्रभावपूर्ण रूप से लागू हो पा रही है या लागू की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, और व्यवस्था शक्तिशाली तथा मार्गदर्शन सही दिशा में हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। सब कार्य निर्धारित उद्देश्य यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा करने में कहाँ तक आप सफल हुए हैं, इस बात की जानकारी लेना, इस बात को जानना, और उसके बाद जो भी गतिविधियां, अगर आप सही जा रहे हैं तो आप उस कार्य को जारी रखेंगे, अगर आपसे कोई भूल हो रहे हैं या फिर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी कंडीशंस आपको प्रोवाइड करने हैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी कंडीशंस को नियंत्रण कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं और सही ढंग से इसको संपन्न करते हैं। तो ये सभी गतिविधियों को एक शिक्षक के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में आपको ध्यान रखना होता है। इन सभी पॉइंटों को जब आप ध्यान रखेंगे, सभी गतिविधियों को जब आप ध्यान रखेंगे, तभी आप किसी भी गतिविधि को नियंत्रित कर सकते हैं और उसको सही ढंग से संचालित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं, उन सभी पॉइंटों को आपने वन बाय वन जाना और उसके बाद आपने जाना कि शिक्षक एक प्रबंधक के रूप में अपने कार्य को किस तरीके से संपन्न करते हैं या कार्यों के सोपान किस तरीके से होते हैं, उन सभी पॉइंटों को आपने जाना। आशा करता हूं कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सभी पॉइंट आप इजीली समझ पाए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से आई के डेविस सर ने शिक्षण व्यवसाय को समझाने की कोशिश की है। अध्यापक के रूप में आपको जानना चाहिए ताकि आप अपनी कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान इन सभी गतिविधियों को इनको ध्यान में रखकर आप उसकी व्यवस्था करेंगे। और स्टूडेंट, सुपर टेट एग्जाम्स में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, शिक्षण व्यवसाय से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इससे बाहर नहीं होगा अगर आप इनको प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और इसको प्रॉपर रिवाइज करेंगे समय समय पर।
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।